हेलो बच्चों, आज से हम क्लास 10th की साइंस 1 की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम ग्रेविटेशन चैप्टर से शुरुआत करेंगे। ग्रेविटेशन चैप्टर का आज लेक्चर नंबर 1 होगा, जिसमें हम ग्रेविटेशन की होल हिस्ट्री, फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, और उसके बाद केपलर्स के नियम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, हर टॉपिक पर लेक्चर्स थोड़े लेंदी होंगे। आप कॉपी और पेन निकालें। हमारा ऐसा मानना है कि आप जब लेक्चर्स देखते हो तब कॉपी और पेन निकालकर नोट्स बनाएं, क्योंकि सबसे अच्छे नोट्स वही होते हैं जो आप खुद बनाते हो। 2-3 मिनट्स के वीडियो में फिजिक्स के कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आती है, तो प्लीज़ लेक्चर को लास्ट तक देखिए और नोट्स बनाते रहें। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशन एक फोर्स है, ग्रेविटेशन एक फोर्स है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फोर्स क्या होता है। आपके टेक्स्ट बुक में पहले कैन यू रिकॉल में कुछ क्वेश्चंस है। फोर्स क्या है, व्हाट इज मीन बाय फोर्स एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द फोर्सेस। फोर्स क्या होता है, फोर्सेस के इफेक्ट क्या है, फोर्स की वजह से क्या चीज़ होती है। तो पहले हम फोर्स देखेंगे, फिर कुछ टर्म्स है जैसे सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है ये हम पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन क्या होता है वो हम पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम ग्रेविटेशन के हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे। ओके, चलो। फोर्स क्या है, आपने छोटे पेन में पढ़ा होगा कि फोर्स एक पुश एंड पुल होता है, पुश और पुल। फोर्स मतलब, बट एक्चुअली द फोर्स मतलब क्या। आप बोलो किसी ऑब्जेक्ट को, यहाँ पर कोई ब्लॉक है और किसी ऑब्जेक्ट को, किसी ब्लॉक को अगर आप इधर से फोर्स लगाओ, मुझे पुश करो, क्या करो, पुश करो। किसी ब्लॉक को आपने पुश किया तो आप बोलोगे कि आपने फोर्स अप्लाई किया, या किसी ब्लॉक को पुल किया तो आप बोलोगे कि आपने फोर्स अप्लाई किया। पर इससे ज़्यादा क्लियर हम रखते हैं फोर्स मतलब क्या। एक्चुअली फोर्स एक कॉज है, एक वजह है। फोर्स एक कॉज है, किस चीज़ की वजह है, किस चीज़ का कॉज है। तो फोर्स इज एन कॉज, फोर्स इज अ कॉज which is capable for moving an object or change its size, shape, etc. Moving an objects से हमारा मतलब है इट्स कैन चेंज इट्स स्टेट। देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट की दो तरीके की स्टेट होती है। एक, या तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा या तो वो मोशन में होगा। रेस्ट और मोशन मतलब क्या, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट समय अनुसार अपने जगह को नहीं बदलता मतलब वो रेस्ट में। फॉर एग्जाम्पल, ये मार्कर रखा है, सभी को मार्कर दिख रहा है। अब मार्कर देखिए, इसकी पोजीशन क्या है, अभी भी ये यहाँ पे है। हम टाइम लगाते हैं, 1 सेकंड हुआ ये यहीं पे है, 2 सेकंड हुआ ये यहीं पे है, 3 सेकंड हुआ ये यहीं पे है, 4 सेकंड हुआ ये यहीं पे। मतलब समय अनुसार इस मार्कर की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, मतलब ये रेस्ट में। पर सपोज इस मार्कर को हम ऐसे चलाएं तो देखो 1 सेकंड हुआ यहीं पे, 2 सेकंड यहाँ पे, 3 सेकंड यहाँ, 4 सेकंड यहाँ, 5 सेकंड यहाँ। मतलब बढ़ते समय के अनुसार ये मार्कर अपने जगह को चेंज कर रहा है, मतलब ये मोशन में है। तो अगर समय अनुसार कोई ऑब्जेक्ट अपने जगह को चेंज करे तो मोशन होता है, और समय अनुसार कोई ऑब्जेक्ट अपने जगह को चेंज ना करे तो वो रेस्ट में होता है। ठीक है, तो समझ लो फोर्स क्या करता है। फोर्स इज एन कॉज, फोर्स एक वजह है। किस चीज़ की वजह है, जिसके वजह से क्या होता है, एंड मूविंग एन ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट क्या होता है, मूव होता है। मतलब इट कैन चेंज इट्स स्टेट, आइदर रेस्ट टू मोशन और मोशन टू रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तो उसको मोशन में लाने के लिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो तो उसको रेस्ट में लाने के लिए क्या लगाया जाता है, फोर्स लगाया जाता है। या किसी की साइज चेंज करने के या शेप चेंज करने के लिए एक्सेट्रा। पर हमको इस बात पर फोकस करना है
कि किसी भी चीज़ की रेस्ट पोजीशन को मोशन में लाने के लिए या मोशन की पोजीशन को रेस्ट में लाने के लिए हमको फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, हम इस बात पर क्यों फोकस करें? फॉर एग्जाम्पल, ये मार्कर यहाँ रखा हुआ है, रेस्ट पोजीशन में, जैसे मैंने इसे छोड़ दिया ये मोशन में आया। तो मोशन में आया मतलब क्या? मोशन में आया मतलब उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को मूविंग कराना है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज कराना है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस से मोशन में लाना है, तो डेफिनेटली उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स एक्ट हो रहा होगा। यही से शुरुआत है ग्रेविटेशन की। ठीक है, एक तरीके का एक फोर्स और होता है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, दैट इज सेंट्रीपेटल फोर्स। फर्स्टली हम डेफिनेशन देख लेते, बाद में हम फिर से इस टॉपिक को लेंगे। सेंट्रीपेटल फोर्स, देखिए अब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस से मोशन में लाना है तो आपको फोर्स लगाना पड़ता है, राइट? तो अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को अगर मुझे मोशन में लाना है तो उसके ऊपर क्या लगाना पड़ा? फोर्स लगाना पड़ा। इसी ऑब्जेक्ट को अगर हम गोल घुमाते हैं, मतलब मोशन में तो लाते हैं बट मोशन के भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे आप जानते हो अगर मोशन स्ट्रेट पाथ कवर कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में तो है पर वो स्ट्रेट चल रहा है, एक स्ट्रेट पाथ कवर कर रहा है, ऐसे स्ट्रेट पाथ कवर कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे वो लीनियर मोशन में। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्क्यूलर पाथ कवर कर रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्क्यूलर पाथ कवर कर रहा है, इसके पहले हम सर्क्यूलर मोशन पढ़ते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्क्यूलर पाथ कवर कर रहा है तब हम उसको बोलेंगे सर्क्यूलर मोशन। मतलब द मोशन in which the object moves in a circular path is called as a circular motion। मतलब ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट सर्क्यूलर पाथ में मोशन करता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमने इस पेंसिल को इस थ्रेड से बांध दिया है और अगर हम इसको ऐसे फिराएंगे, देखिए अगर हम ऐसे फिराते हैं मतलब क्या हुआ? पेंसिल जो थी उसने सर्क्यूलर मोशन किया। पेंसिल की पाथ कैसी थी मोशन की? सर्क्यूलर। पेंसिल की पाथ कैसी थी? सर्क्यूलर। तो पेंसिल की अगर पाथ सर्क्यूलर है मतलब पेंसिल सर्क्यूलर पाथ में मूवमेंट कर रही है, मतलब वो कौन सा मोशन कर रही है? सर्क्यूलर मोशन। तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स अप्लाई हुआ था? जब हमने यहाँ पर देखो किसी धागा लिया, इस थ्रेड के ऊपर हमने एक पत्थर बांधा और इस पत्थर को हम ऐसे फिरा रहे हैं, ठीक? तो हम ऐसे फिरा रहे हैं मतलब ये जो पत्थर है ये ऐसे पाथ कवर करेगा पूरा सर्कल में। जब ये पाथ पूरा सर्क्यूलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो इसके तरफ फोर्स किस तरफ एक्ट हो रहा है? अब देखो यार, मोशन में है, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है मतलब डेफिनेटली उसके ऊपर क्या अप्लाई हो रहा होगा? फोर्स। ये बात आपको एकदम क्लियर है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस से मोशन में आता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है, इसका मतलब उसके ऊपर डेफिनेटली कोई ना कोई फोर्स एक्ट हो रहा होगा, ठीक है? तो समझ लो ये ऑब्जेक्ट अगर सर्क्यूलर पाथ करता है तो इसके ऊपर भी कोई ना कोई फोर्स एक्ट हो रहा होगा। तो इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होता है उसकी डायरेक्शन होती है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो होती है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो सेंट्रीपेटल फोर्स का मीनिंग होता है सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्री मीन्स सेंटर एंड पेटल में सीकिंग, सेंटर सीकिंग। सेंटर सीकिंग का मतलब है डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब द फोर्स विच इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स a center of the circle and a object moves in a circular path,
और सर्कुलर मैनर, कुछ भी कहो, मतलब ऐसा फोर्स जो सेंटर की तरफ, सर्कल के सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है, जिसकी डायरेक्शन सर्कल की सेंटर की तरफ होगी, और जो ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर वो फोर्स लग रहा है वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होगा, उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। यहां तक क्लियर है? अब हमें ये एक बात ये समझी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना है तो उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट रेस से मोशन में आ रहा है, इसका मतलब उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। हमको ये समझा कि अगर वो मोशन सर्कुलर पाथ में हो तो उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं, और सर्कुलर मोशन अगर कोई ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा हो तो उसको सेंटर की तरफ जो फोर्स एक्ट होता है उसको हम कहते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स, दैट इज सेंटर सीकिंग फोर्स। इसकी तरफ हम फिर से आएंगे, इसके पहले हम ग्रेविटेशन की हिस्ट्री के तरफ चलते हैं, ठीक है? जैसे आप सब लोग ग्रेविटेशन जब भी सुनते हो तब आपको एक साइंटिस्ट का नाम ध्यान में आता है, कौन? सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन ने मोशन के बारे में 3 लॉ दिए हैं, मोशन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, एंड उनका 4th लॉ, सर आइजैक न्यूटन का 4th लॉ ग्रेविटेशन का लॉ कहलाता है। हम वो ग्रेविटेशन की कहानी जो आप जानते हो, बचपन में आपने पढ़े हैं कि न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे और एप्पल उनके सर पर गिरता है और वो ऐसे सोचते हैं कि ये एप्पल मेरे तरफ ही क्यों आया, मतलब ये नीचे ही क्यों आया, ये इधर क्यों नहीं गया, उधर क्यों नहीं गया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्यों नहीं गया, ये वर्टिकल डायरेक्शन में ही क्यों आया। और ऐसा सोचते सोचते उन्होंने सोचा, जैसे ये न्यूटन का उनका फर्स्ट लॉ तो वो जानते थे, उनका फर्स्ट लॉ उन्होंने लिखा है, तो उनको ये चीज़ पता थी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आ रहा है तो बिकॉज ऑफ फोर्स होगा, ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है। तो उनको पता है कि यार ये एप्पल अगर वहाँ से गिर के मेरी तरफ आया तो डेफिनेटली किसी ना किसी फोर्स, कोई ना कोई फोर्स उनके ऊपर एक्ट हुआ होगा। पर ग्रेविटेशन की शुरुआत यहाँ से नहीं है, वो एप्पल की कहानी, या होगी भी तो हमें पता नहीं है डेफिनेटली, एक मैथ कहानी है या रियलिटी हमको नहीं पता। हमको इतना पता है कि फिजिक्स के कोई लॉज बनते हैं तो इतने आसानी से नहीं बनते। यहाँ पे बहुत सारी मेहनती होती है, बहुत साइंटिस्ट होते हैं जो इनके पीछे वर्क कर रहे होते हैं और उनके थेरीज को लेके थेरीज पे थेरीज बनाकर कुछ लॉ लिखे जाते हैं। इतने आसानी से कोई एप्पल गिरे और वो सोचे और डायरेक्टली लॉ बना दे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम इसको थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं और कहानी चलते हैं कॉपरनिकस के मॉडल से शुरू करते हैं, ठीक है? कॉपरनिकस करके एक साइंटिस्ट था, देखिए कॉपरनिकस करके एक साइंटिस्ट था। कॉपरनिकस के पहले दुनिया में ऐसा मानते थे, ग्रेविटेशन की एक ब्रीफ हिस्ट्री, उसमें एक मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा सेपरेटली, द हिस्ट्री ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है? आप हिस्ट्री के लिए उसे देखना, आज हमें सिलेबस कंप्लीट करना है तो हम शॉर्ट हिस्ट्री लेते हैं, ओके? तो कॉपरनिकस के पहले ऐसा मानते थे दुनिया में कि जो सन है वो मूवमेंट कर रहा है, मतलब सन राइज होता है, सन सेट होता है, तो हम ऐसे मानते थे कि सन मूवेबल है और अर्थ या बाकी के प्लैनेट रेस्ट पोजीशन में है। पर कॉपरनिकस ने कुछ अलग बताया। कॉपरनिकस ने बताया कि सन जो है एक सेंटर पर रेस्ट पोजीशन में है और प्लैनेट उसके अराउंड सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। क्या बताया कॉपरनिकस ने? कॉपरनिकस ने बताया कि ऑल प्लैनेट्स आर मूविंग अराउंड द सन इन अ सर्कुलर पाथ, और प्लैनेट्स आर मूविंग अराउंड द सन इन अ सर्कुलर पाथ। कॉपरनिकस ने बताया कि प्लैनेट्स मूव करते हैं, प्लैनेट्स मूव्स अराउंड द सन इन अ सर्कुलर पाथ, मतलब प्लैनेट सब सर्कुलर पाथ में मोशन करते हैं और सन कहाँ पे है? सन उनके सेंटर पर है, सन उनके सेंटर पर है और प्लैनेट सब सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करते हैं।
उनके बाद उन्होंने ये भी बताया कि उनका जो टाइम पीरियड है वो कांस्टेंट होता है, मतलब जो स्पीड होगी प्लैनेट्स के रिवॉल्व करने की वो भी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, वो चेंज नहीं होती, दैट विल बी द कांस्टेंट। ओके, देन फर्स्ट ये बताया था, देन सेकंड बात बताई थी द वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट, द वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट इज कांस्टेंट, मतलब जो प्लैनेट की सन के अराउंड मोशन करने की जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, वो कांस्टेंट होती है, वो चेंज नहीं होती। ये दो बातें कोपरनिकस ने बताई। इनके बाद आया गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली को आप समझन जाते हो, जिन्होंने पहला टेलीस्कोप बनाया था। तो गैलीलियो गैलीली इन्होंने कोपरनिकस के मॉडल को समर्थन किया। उन्होंने कहा हाँ कोपरनिकस सच कह रहे हैं, जो सन है वो सेंटर पर है और प्लैनेट सब सर्कुलर ऑर्बिट में सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ तक की कहानी ओके, पर जहाँ पे सब दुनिया भर के साइंटिस्ट ये ढूंढने में लगे थे कि प्लैनेट्स कैसे मोशन कर रहे हैं, ग्रेविटेशन की असली शुरुआत प्लैनेटरी मोशन से है। ठीक है, तो गैलीलियो या फिर कोपरनिकस ये सब जब ये बता रहे थे कि प्लैनेट्स कैसे मोशन कर रहे हैं, वो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं या कैसे मोशन कर रहे हैं, तब एक साइंटिस्ट ऐसा था जो ये सोच रहा था कि प्लैनेट्स मोशन कर ही क्यों रहे हैं, वो मोशन ही क्यों कर रहे हैं, वो रुके हुए क्यों नहीं है, वो क्यों घूम रहे हैं, उसकी वजह क्या है। ये जो सर्च कर रहे थे, इसके बारे में जो रिसर्च कर रहे थे वो थे सर आइजैक न्यूटन। और उन्होंने कोपरनिकस के इस मॉडल को देखा, कोपरनिकस के मॉडल को देखा, उन्होंने बोला अच्छा कि प्लैनेट्स सर्कुलर मोशन करते हैं, तो प्लैनेट्स अगर सर्कुलर मोशन करते हैं तो इसके पहले हमने देखा अगर प्लैनेट्स सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो डेफिनेटली उसके ऊपर फोर्स किधर लग रहा होगा, सेंटर की तरफ, और वो फोर्स कौन सा होता है, सेंट्रीपेटल फोर्स। तो कोपरनिकस के मॉडल को स्टडी करके न्यूटन ने, सर आइजैक न्यूटन ने एक लॉ दिया, मतलब एक बात कही। सर आइजैक न्यूटन ने ये बताया कि अगर प्लैनेट सर्कुलर मोशन करते हैं, अगर प्लैनेट सर्कुलर मोशन करते हैं तो डेफिनेटली उनके ऊपर एक फोर्स एक्ट हो रहा है, दैट इज द सेंट्रीपेटल फोर्स। मतलब अकॉर्डिंग टू द कोपरनिकस मॉडल, न्यूटन ने एक कंक्लूजन दिया कि अगर प्लैनेट सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो सेंट्रीपेटल फोर्स के वजह से कर रहे होंगे। कौन से, सेंट्रीपेटल फोर्स के वजह से कर रहे होंगे। अब सेंट्रीपेटल फोर्स का मैग्नीट्यूड में उन्होंने बताया दैट विल बी द mv²/r। मतलब अभी तक के न्यूटन जी के हिसाब से जो प्लैनेट मोशन करते हैं सोलर सिस्टम में वो बिकॉज ऑफ द सेंट्रीपेटल फोर्स है, एंड दैट विल बी द F = mv²/r। वो फोर्स कैसा है, mv²/r। यहाँ तक की कहानी सब ठीक थी, सब ओके था, सबने मान लिया ओके, सब मान लिया कि प्लैनेट यार सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करते हैं। न्यूटन जी ने बता भी दिया कि यार प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं तो क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स। क्यों, क्योंकि वो सर्कुलर मोशन करते हैं तो सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से ही करते होंगे। और उनका मैग्नीट्यूड भी बता दिया दैट इज mv²/r। पर इसके बाद में एक साइंटिस्ट है जोहान्स केपलर, और केपलर ने इस पूरी कहानी को बदल दिया। जोहान्स केपलर ने कोपरनिकस के मॉडल को ही बदल दिया। अब कोपरनिकस का मॉडल अगर बदल जाता है तो न्यूटन की ये थ्योरी भी बदल जाती है, ठीक है। तो केपलर ने क्या कहा वो हम देखते हैं। ओके, मिटाए। नोट्स बनाए ये आपके खुद के, यहाँ पे हम जो लिख के दे रहे हैं या तो उसके स्क्रीनशॉट निकाले या फिर आप नोट्स में लिखते चलिए, ठीक है। हम थ्योरी रिलेट करेंगे ग्रेविटेशन की, मतलब पहले कोपरनिकस आए, उनके बाद में
न्यूटन ने उनके थ्योरी से रिलेटेड क्या थ्योरी रखी, उसके बाद में केपलर आए, केपलर के लॉ को स्टडी करने के बाद न्यूटन ने कैसा लॉ बनाया, मतलब क्या मॉडिफिकेशन किया, ऐसे थ्योरी को हम रिलेट करेंगे। ठीक है, अभी तक आपने ये देख लिया कि अगर कॉपरनिकस ने कहा कि प्लैनेट सर्कुलर मोशन करते हैं, कैसा मोशन करते हैं, सर्कुलर मोशन करते हैं, तो न्यूटन बाबा ने बताया कि अगर कॉपरनिकस बोलता है कि प्लैनेट सर्कुलर मोशन करते हैं तो डेफिनेटली वो किस फोर्स की वजह से होंगे, सेंट्रीपेटल फोर्स के वजह से होंगे। कौन से फोर्स की वजह से, सेंट्रीपेटल फोर्स के वजह से होंगे। पर इनके बाद केपलर आए, केपलर्स ने प्लैनेटरी मोशन के 3 लॉ बताए, केपलर ने प्लैनेटरी मोशन के 3 लॉ बताए, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो केपलर का फर्स्ट लॉ हम देखते हैं, केपलर का फर्स्ट लॉ, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट, द ऑर्बिट of a planet is an ellipse, the orbit of a planet is an ellipse with the sun is at one of the foci। जो प्लैनेट घूम रहे वो सर्कुलर मोशन में नहीं घूम रहे। केपलर क्या बताते हैं, देखो कॉपरनिकस ने बताया था कि प्लैनेट सर्कुलर मोशन में घूम रहे, बट केपलर बताते हैं फर्स्ट लॉ में द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स। कैसे ऑर्बिट में घूम रहे, एलिप्टिकल ऑर्बिट में। तो एलिप्स जानते हो आप मैथमेटिक्स में, ठीक है। देखिए एक कोन होता है, कोन यार, आइसक्रीम कोन, आइसक्रीम कोन को ऐसे उल्टा रखिए, इसको ऐसे ट्रांसवर्सल कट कीजिए, ट्रांसवर्सल कट करने के बाद यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम कहेंगे एलिप्स। इसको क्या कहेंगे, एलिप्स। तो ऐसा जो ओवल शेप होता है इसको हम कहते हैं एलिप्स, ठीक है। और इसके 2 फोकस होते हैं, एक ये और एक ये, हो गया F1 और ये हो गया F2, 2 फोकस होते हैं। ये जो फोकस होते हैं यहाँ से किसी भी पॉइंट तक के डिस्टेंस की एडिशन ये सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मैं यहाँ पे पॉइंट लेता हूँ ये, और यहाँ पे पॉइंट लेते हैं बी, तो हम क्या बात करें, ये ए से एफ तक का डिस्टेंस और ए से F2 तक का डिस्टेंस, मतलब ए से F1 तक का डिस्टेंस प्लस ए से F2 तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ए से बी से F1 तक का डिस्टेंस और बी से F2 तक का डिस्टेंस, मतलब B से F1 तक प्लस B से F2 तक, ये डिस्टेंस का टोटल और ये डिस्टेंस का टोटल, मतलब ये डिस्टेंस के एडिशन और इस डिस्टेंस के एडिशन, ये दोनों इक्वल होगी। अब कोई भी पॉइंट ले लीजिए, समझो आपने ये पॉइंट लिया C, तो यहाँ से CF1 प्लस CF2 का डिस्टेंस भी इसके ही बराबर होगा। अगर आप यहाँ पे पॉइंट लेते हो D, तो DF1 का डिस्टेंस DF2 का डिस्टेंस इसी के बराबर होगा। ये अगर यहाँ पॉइंट लेते हैं E, तो EF1 का और EF2 का डिस्टेंस भी इसी के बराबर होगा। ये एलिप्स है, ये एलिप्टिकल स्ट्रक्चर और जिसके 2 फोकस, ये एलिप्स और यहाँ पे 2 फोकस, इसको हम प्लूरल में फोकाई कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ क्या बताया, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स, मतलब प्लैनेट्स अब सन के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमते हैं। कैसे घूमते हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। कैसे घूमते हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। कैसे, ऐसे एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। और सन कहाँ पे है, सन उसके किसी तो भी एक फोकस के ऊपर है, या तो इस फोकस पर मानेंगे या इस फोकस पर मानेंगे, किसी भी एक फोकस के ऊपर सन अवेलेबल है, सेंटर में नहीं। तो ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एन एलिप्स विथ द सन इज एट वन ऑफ द फोकाई। तो समझ हम मान लेते हैं कि सन यहाँ पर है, हम थोड़ा इसे बड़ा निकालते हैं, ठीक है। ये हुआ एलिप्स, मान लिए हम कि यहाँ पे सन है, ठीक है। ये कोई प्लैनेट ए, तो प्लैनेट ए का मोशन कैसा है, एलिप्टिकल ऑर्बिट में है और सन उसके एक फोकस के ऊपर है, ठीक है।
सेकंड लॉ, केपलर का प्लैनेटरी मोशन के बारे में का सेकंड लॉ, इफ द लाइन जॉइनिंग the sun and line joining between the sun and the planet sweeps equal area in equal time interval. इक्वल टाइम इंटरवल क्या कह रहे हैं? द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल. सपोज हमने यहाँ सन और इस प्लैनेट के बीच में एक लाइन ज्वाइन कर दी. ये इस प्लैनेट की पोजीशन है समझो ए. हमने इस प्लैनेट और सन के बीच में एक लाइन ज्वाइन कर दी. तो ये जो प्लैनेट है जब ये रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड, तो ये इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया कवर करेंगे. इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया कवर करेगा. फॉर एग्जांपल सपोज ये अभी इस ए पोजीशन पे है. हम अगर कहते कि ये 3 महीने में इतना एरिया इसने कवर किया, ये बी पोजीशन पे आ गया, 3 महीने में इसने इतना एरिया कवर किया, तो समझो ये यहाँ पे डी पोजीशन पे होता, सी पोजीशन पे होता, तो सी से डी पोजीशन तक के भी अगर वो 3 महीने में ही गया, यहाँ पे अगर इसको 3 मंथ लगे, 3 मंथ में अगर वो ए से बी पॉइंट तक जाता है और 3 मंथ में ही अगर वो सी से डी पॉइंट तक जाता है, तो ए एरिया और ये एरिया क्या होगा? इक्वल होगा. सिमिलरली अगर वो 3 महीने में ई से सिर्फ एफ पॉइंट तक जाता है, इसका मतलब ये एरिया भी क्या होगा? इक्वल होगा. मतलब उनको ए एरिया कवर करने के लिए, ए से बी तक का ये पूरा एरिया कवर करने के लिए, इस प्लैनेट को ये पूरा एरिया कवर करने के लिए, इस प्लैनेट्स को ये एरिया कवर करने के लिए सेम टाइम इंटरवल लगा. ठीक है. यहाँ पे दूसरे इसमें हम ऐसा कहे कि सेम टाइम इंटरवल में 3 महीने में यहाँ पे जितना एरिया वो प्लैनेट कवर करेगा, 3 महीने में यहाँ पे भी उतना ही एरिया कवर करेगा, उसी 3 महीने में यहाँ पे भी उतना ही एरिया कवर करेगा. इक्वल टाइम इंटरवल में वो प्लैनेट रिवॉल्व करते समय इक्वल एरिया कवर करेगा. एक बात पे फोकस करिए, यहाँ पे हम इक्वल एरिया कह रहे हैं, इक्वल डिस्टेंस नहीं. आप अगर फोकस करें तो देखिए यहाँ पे लेंथ कम है तो ब्रेथ ज़्यादा है, ये डिस्टेंस ज़्यादा है. मतलब अगर हम इसको स्ट्रेट लाइन माने और एरिया निकाले लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यहाँ का एरिया, और यहाँ पे देखो लेंथ अगर बढ़ गई तो ब्रेथ कम है, मतलब यहाँ का एरिया, और यहाँ पे लेंथ और बढ़ गई तो ब्रेथ और कम है. मतलब इससे अगर हम एरिया निकाले तो हमें पता चलता है कि एरिया क्या है? सेम है, पर डिस्टेंस अलग अलग हो सकते हैं. यहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, यहाँ पे कम, यहाँ पे और कम. तो अगर डिस्टेंस इधर सन से लेके उस प्लैनेट तक का डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो रिवॉल्विंग जो डिस्टेंस है वो कम कर रहा है. तो डिस्टेंस कम कर रहा है, डिस्टेंस वैरी हो सकता है, बट इक्वल एरिया कवर करेगा. इस पॉइंट पे ध्यान दो. समझे आपने? तो यहाँ पे इसका मतलब अगर हम ऐसे बोले कि डिस्टेंस ऑफ इस पॉइंट को अगर हम ऐसे ही पकड़े सन का, तो हम बोलेंगे एरिया ऑफ ए बी एंड एस is equal to the area of, समझो CDS is equal to the area of EFS. मतलब ये तीनों का जो एरिया होगा वो क्या होगा? सेम होगा. एरिया सेम होगा, डिस्टेंस वेरी हो सकता है. ठीक है. इसका मतलब एक बात और ध्यान लो कि हम थ्योरी में एक बात आपको बताएंगे जिसका एक्सप्लेनेशन, न्यूमेरिकल एक्सप्लेनेशन न्यूटन ने दिया है, और तब हम इसको रिलेट करेंगे. ठीक है. ध्यान से सुनिए क्या कह रहे हैं. सेम एरिया कवर कर रहा है पर डिस्टेंस अलग कर रहा है. तो ये बात देखो, यहाँ पर जब
प्लैनेट का और सन का डिस्टेंस कम हो गया तब उसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, और जब प्लैनेट और सन का डिस्टेंस बढ़ गया तब उसने कम डिस्टेंस कवर किया। मतलब ये प्लैनेट सन के पास आता है तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है, दूर जाता है तो कम डिस्टेंस कवर करता है। इसका मतलब है जब वो सन के पास आ रहा है तो फास्ट ट्रैवल कर रहा है और दूर जा रहा है तो स्लो ट्रैवल कर रहा है, उसकी स्पीड भी वेरी होती है। और इसका एक्सप्लेनेशन या मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन, मैथमेटिकली इसको न्यूटन ने प्रूव किया है, जो हम बाद में देखेंगे इनवर्स स्क्वायर लॉ में। ठीक है, हम थर्ड लॉ की तरफ चलते हैं। केपलर का थर्ड लॉ बोलता है, केपलर का थर्ड लॉ, टाइम द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, the period of revolution of a planet around the sun is the square of period of revolution of a planet around the sun is directly proportional to the cube of mean distance between planet and sun। देखिए क्या कह रहे हैं, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का मीनिंग पहले समझो। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का मतलब होता है टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ वन रिवॉल्यूशन। जैसे हम जान रहे हैं कि प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो उसको एक चक्कर काटने को कितना समय लगता है, दैट विल बी द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। सो द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ वन रिवॉल्यूशन, एक चक्कर काटने को कितना समय लगता है उसको बोलेंगे पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। तो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का जो स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके ऊपर डायरेक्ट डिपेंडेंट है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस फ्रॉम प्लैनेट एंड सन। ये देखिए यहाँ पे इसी ए प्लैनेट का यहाँ पर डिस्टेंस कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे और ज़्यादा है, यहाँ पे और ज़्यादा है, तो डिस्टेंस चेंज हो रहा है ना। हमें कहाँ का डिस्टेंस लेना है, आप कन्फ्यूज सर, यहाँ का या यहाँ का या यहाँ का, कहाँ का लूँ सर, कहीं का मतलब मीन डिस्टेंस लो, मीन मतलब एवरेज डिस्टेंस लो। ठीक है, तो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन, उस प्लैनेट का सन से जो मीन डिस्टेंस है उस मीन डिस्टेंस के क्यूब को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, हम इसको एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखते हैं। देखिए पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन को हम नोटेशन देते हैं टी, और जो मीन डिस्टेंस है उसको नोटेशन देते हैं आर। ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, दैट मीन्स द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन is directly proportional, that will be the sign of directly proportional to the cube of, किसका क्यूब है, mean distance from between planet and sun। तो mean distance that is r, t मतलब period of revolution, तो देखो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का स्क्वायर है, द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस फ्रॉम द प्लैनेट एंड सन। अब यहाँ पे हम एक बात याद रखिए, फिजिक्स में कोई भी न्यूमेरिकल्स में या किसी भी फॉर्मूला बनाते वक्त ये बात याद रखना, जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हम हटाते हैं तो उसके जगह पर इक्वल टू और एक कांस्टेंट लेना होता है, जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो यहाँ पर यही हम काम करते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं, यहाँ पे इक्वल टू और एक कांस्टेंट लेते हैं के, दैट इज आर क्यूब। तो यहाँ पे आर क्यूब को हम इधर डाल दें तो टी स्क्वायर डिवाइड में जाएगा, डिवाइड बाय आर क्यूब इज इक्वल टू के, मतलब द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का जो स्क्वायर है एंड मीन क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट एंड द सन इज इक्वल टू नथिंग बट द कांस्टेंट के। यहाँ तक क्या क्लियर है? ये केपलर के थर्ड लॉ के आधार पर न्यूटन ने ग्रेविटेशन का लॉ बनाया है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसमें सबसे पहले हम केपलर के थर्ड लॉ को कनेक्ट करते हुए इनवर्स स्क्वायर लॉ बनाएंगे
और इनवर्स स्क्वायर लॉ के बाद यूनिवर्सल लॉ ग्रेविटेशनल का लॉ देंगे जो न्यूटन ने केपलर के थर्ड लॉ के आधार पर बताया है। यहाँ तक क्लियर है सबको? चलिए अब केपलर के थर्ड लॉ के आधार पर एक न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है, जो आपके टेक्स्ट बुक में है। और उस न्यूमेरिकल के बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, ठीक है। ये उतार ले क्वेश्चन, लेट द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अ planet, let the period of revolution of the planet which is at distance r from sun is t। मतलब एक प्लैनेट है जो r डिस्टेंस पे है सन से, उसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अगर t है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अगर t है तो what will be its period of revolution। आपको ये प्रूव दैट में क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब प्रूव दैट ऐसे तरीके से दिया हुआ है। what will be its period of revolution if it distance will be twice। अगर उसका डिस्टेंस ट्वाइस हो जाए तो उसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होगा। देखिए क्या कह रहे हैं, एक प्लैनेट है, ये सन है, सन के अराउंड ये प्लैनेट है। इस प्लैनेट का डिस्टेंस सन से थोड़ा बड़ा निकालते हैं, हाँ ये प्लैनेट है, ये प्लैनेट का डिस्टेंस सन से अगर r डिस्टेंस पे है तो उसको पूरा चक्कर काटने के लिए समय लग रहा है t, उसको पूरा चक्कर काटने के लिए समय लग रहा है t। अब अगर ये डिस्टेंस बढ़ाकर हम 2r कर दें, कितना कर दें, 2r कर दें, तो उसको पूरा चक्कर काटने के लिए कितना समय लगेगा, ठीक है। करें फिर, अकॉर्डिंग टू द केपलर्स थर्ड लॉ, केपलर्स के थर्ड लॉ के अनुसार, केपलर का थर्ड लॉ क्या कहता है, द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मेन डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन। म्हणजे टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अब अगर हम इसे निकाल देते हैं तो इक्वल टू कांस्टेंट के, पूरी कहानी आपको याद है, आर क्यूब, इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सेकंड केस क्या है, सेकंड केस में भी अगर टी स्क्वेयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, पर यहाँ पे एक चेंज है, अब डिस्टेंस आर नहीं है, डिस्टेंस क्या है 2r है, डिस्टेंस क्या है 2r, तो हम करते हैं यहाँ पे 2r का क्यूब, तो टी स्क्वेयर इज इक्वल टू इसके जगह पे के, 2r का क्यूब मीन्स 2 का क्यूब दैट इज 8, r का क्यूब दैट इज r क्यूब। इसे हम ऐसा लिखे, टी स्क्वेयर में 8 को आगे लिखता हूँ, इधर के आर क्यूब, के आर क्यूब कहीं दिख रहा है आपको, के आर क्यूब मतलब होता है टी स्क्वेयर। सो हम ऐसे कर सकते हैं, टी स्क्वेयर इज इक्वल टू, एक डैश लेंगे, तो टी1 स्क्वेयर इज इक्वल टू 8 एंड के आर क्यूब इज नथिंग बट द टी स्क्वेयर। ये कहाँ से आया, फ्रॉम 1, from equation number 1, kr cube is nothing but the t square। so by a square को इधर डालते हैं, स्क्वायर रूट क्या बोलते हैं, बाय स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड दैट इज 8 टी स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट मर गया, t1 बचा 8 का स्क्वायर रूट दैट इज रूट 8, और टी स्क्वायर से स्क्वायर रूट मर गया था, तो ये कैपिटल टी, मतलब नया जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन आएगा दैट विल बी द रूट 8t। आपके एक्सरसाइज में ऐसे प्रूव दैट में क्वेश्चन है, समझा आपको, आप उतार ले। और एक बात मेरी ये ध्यान रखें, एक चक्कर काटने को कितना समय लगता है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कोई हम बोलते हैं 1 ईयर, मतलब पूरा एक चक्कर मारने को जितना समय लगेगा उस प्लैनेट को, वही वहाँ का 1 ईयर होगा, वही वहाँ का 1 ईयर होगा। साथ में हम आपको कुछ लिंक में कुछ क्वेश्चंस डालेंगे जिसके आंसर्स आपको लिख के कमेंट में करने हैं। एक क्वेश्चंस कुछ हम अपलोड करेंगे जिसका आंसर्स आपको कमेंट में लिखना है, जो ईयर के आधार पर होगा।